आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत अहम और हाँ, कभी-कभी विवादास्पद हिस्से पर गौर करेंगे। आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। ये संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखना। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं आज। बिल्कुल। ये प्रावधान मूल रूप से असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए ही बनाए गए हैं। मतलब जब सामान्य संवैधानिक व्यवस्था जो नॉर्मल सेटअप है वो शायद पर्याप्त ना हो। डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा में इसे काफी स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि भाई सामान्य समय में हमारा ढांचा संघीय मतलब फेडरल रहेगा, लेकिन आपातकाल में ये एकात्मक यूनिटरी बन सकता है और इसके लिए किसी फॉर्मल संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। ये अपने आप में भारतीय संविधान की एक कह सकते हैं अनोखी विशेषता है। तो संविधान में मुख्य तौर पर 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं, है ना? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत। ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगाया जा सकता है। हाँ, और यहाँ ये जानना बड़ा अहम है कि ये शब्द आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह ये 44 में संशोधन 1978 में लाया गया था। पहले इसकी जगह आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था। अच्छा। हाँ, और वो शब्द बहुत मतलब अस्पष्ट माना गया। ऐसा कहा गया है कि 1975 के आपातकाल में इसका दुरुपयोग हुआ था, तो उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब अब सिर्फ हथियार बंद विद्रोह ही आधार बन सकता है आंतरिक आपातकाल का। ओके, ये क्लैरिटी जरूरी थी। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, जिसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। कभी कभी स्टेट इमरजेंसी भी कह देते हैं, पर प्रेसिडेंट्स रूल ज्यादा कॉमन है। हाँ, ये तो काफी सुना है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। ये तब लागू हो सकता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट उसको कोई खतरा हो। ठीक है, तो वापस राष्ट्रीय आपातकाल मतलब अनुच्छेद 352 पर आते हैं। इसे कौन घोषित करता है और कैसे? ये प्रक्रिया जानना वाकई रोचक है। देखिए, इसे राष्ट्रपति घोषित करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट चाहिए। लिखित सिफारिश? जी हाँ, लिखित। ये शर्त भी 44वें संशोधन द्वारा ही जोड़ी गई थी, ताकि प्रधानमंत्री अकेले ये फैसला न ले सकें, जैसा कथित तौर पर 1975 में हुआ था। मतलब पूरी कैबिनेट की सहमति जरूरी है, लिखित में। और एक बात, राष्ट्रपति वास्तविक घटना होने से पहले भी अगर उन्हें लगे कि खतरा बिल्कुल इमिनेंट है, सन्निकट है, तो भी घोषणा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब खतरा होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है? नहीं, अगर आशंका पुख्ता हो तो। और संसद की क्या भूमिका रहती है इसमें? पार्लियामेंट का क्या रोल है? घोषणा जारी होने के 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ, संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन, अप्रूवल जरूरी है। और वो भी विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से। 1 महीना और विशेष बहुमत। हाँ, ये B44 संशोधन से बदला गया नियम है। पहले ये समय 2 महीने था और साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी काफी होता था। अब इसे सख्त कर दिया गया है। विशेष बहुमत का मतलब है उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये काफी ऊंची थ्रेशोल्ड है। ये तो काफी स्ट्रिंजेंट है। और एक बार ये मंजूरी मिल जाए तो फिर ये कब तक लागू रहता है? एक बार मंजूरी मिलने पर यह 6 महीने तक चलता है। सिर्फ 6 महीने? हाँ, इनिशियली 6 महीने। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो फिर से हर 6 महीने पर संसद की विशेष बहुमत से ही मंजूरी लेनी होगी। और इस तरह थियोरेटिकली इसे अनिश्चित काल तक, इंडेफिनिटली बढ़ाया जा सकता है, पर हर 6 महीने में रिव्यू और अप्रूवल जरूरी है। ये जो पीरियोडिक अप्रूवल का सिस्टम है, ये भी 44 संशोधन की ही देन है, ताकि संसद का नियंत्रण बना रहे। समझ गई। अब आते हैं इसके प्रभाव पर। राष्ट्रीय आपातकाल का सबसे गहरा असर किन चीजों पर पड़ता है? इसके 3 मुख्य प्रभाव क्षेत्र हैं। पहला, केंद्र राज्य संबंधों पर, सेंटर स्टेट रिलेशंस। दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर। ओके, एक एक करके समझते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर क्या असर होता है? देखिए, संक्षेप में कहें तो पूरा फेडरल ढांचा जो है
वो इफेक्टिवली यूनिटरी बन जाता है। केंद्र की कार्यकारी शक्ति राज्यों तक बढ़ जाती है। मतलब केंद्र राज्यों को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकता है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का जो बंटवारा है, फाइनेंशियल एलोकेशंस, उसे भी बदल सकते हैं। तो एक तरह से सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था जैसा। जी। और कार्यकाल का क्या, लोकसभा और विधानसभाओं का? लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद ये विस्तार 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता है। इसी तरह राज्य विधानसभाओं पर कार्यकाल भी संसद कानून बनाकर बढ़ा सकती है, सेम कंडीशंस के साथ। ठीक है। और अब सबसे गंभीर पहलू, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर होता है? हाँ, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहता है। इसमें 2 मुख्य अनुच्छेद काम करते हैं, 358 और 359। अनुच्छेद 358 के तहत जैसे ही बाहरी आक्रमण या युद्ध के आधार पर आपातकाल घोषित होता है। बाहरी आक्रमण या युद्ध? हाँ, स्पेसिफिकली इन 2 आधारों पर। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता के 6 अधिकार हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली? जी। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन 44वें संशोधन ने यहां भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। यह स्पष्ट किया गया कि ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन सिर्फ तभी होगा जब आपातकाल बाहरी आक्रमण या युद्ध के आधार पर लगा हो। अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 359 पर। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो एक आदेश जारी करके किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट को निलंबित कर सकें। किसी भी, मतलब अनुच्छेद 19 के अलावा भी? हाँ, अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकारों के एनफोर्समेंट को। लेकिन यहाँ 2 अपवाद हैं, एक्सेप्शंस। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इन दोनों के एनफोर्समेंट को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब जीने का अधिकार और दोष सिद्धि से संरक्षण ये बने रहेंगे? हाँ, इनका कोर्ट में एनफोर्समेंट निलंबित नहीं हो सकता, चाहे कैसी भी इमरजेंसी हो। ये सुरक्षा भी 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ने ही दी है। ये बहुत बड़ा सेफगार्ड है। एक और बात ध्यान देने वाली है, अनुच्छेद 359 के तहत यहां अधिकार खुद निलंबित नहीं होते, बल्कि उनका एनफोर्समेंट निलंबित होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अधिकार हैं पर कोर्ट नहीं जा सकते? एग्जैक्टली। मतलब अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक उस हनन के खिलाफ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता जब तक राष्ट्रपति का आदेश लागू है। और ये निलंबन पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए हो सकता है, और ये उस अवधि के लिए होगा जो राष्ट्रपति अपने आदेश में बताएंगे। ये तो काफी गहरा प्रभाव है नागरिकों के अधिकारों पर। निश्चित रूप से। इसीलिए इस पर इतनी बहस होती है और सेफगार्ड्स इतने जरूरी माने जाते हैं। चलिए अब संक्षेप में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के बारे में भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, या फिर अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो भी ये लगाया जा सकता है। इसमें होता क्या है? इसमें राज्य की सरकार बर्खास्त की जा सकती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो सकती है। राज्य विधानसभा या तो निलंबित की जा सकती हैं या भंग की जा सकती हैं। और राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, वो संसद को मिल जाती हैं या संसद उन्हें किसी और प्राधिकारी को सौंप सकती है। राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से, आमतौर पर राज्यपाल के जरिए। ये तो काफी बार इस्तेमाल हुआ है ना? और अक्सर विवादों में भी रहा है। हाँ बिल्कुल। इसका 125 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल हो चुका है और इसके दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। इसीलिए ये काफी कंट्रोवर्शियल प्रावधान माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई मामले 1994 में इसके प्रयोग पर कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी लगाई हैं ताकि इसका मनमाना इस्तेमाल ना हो। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को लगे कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। इसमें केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है।
और राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी करने का निर्देश दे सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हो सकते हैं। क्या ये कभी लगा है भारत में? नहीं, सौभाग्य से भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल घोषित करने की नौबत नहीं आई है। ये अच्छी बात है। अच्छा, जब संविधान बन रहा था तो क्या संविधान सभा में इन प्रावधानों की आलोचना नहीं हुई थी? हाँ, हुई थी। काफी बहस हुई थी इस पर। कुछ सदस्यों को डर था कि ये प्रावधान संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे। उन्हें लगा कि सारी शक्तियां केंद्र की कार्यपालिका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में आ जाएंगी। ये भी डर था कि राष्ट्रपति एक तरह से तानाशाह बन सकता है और मौलिक अधिकार सिर्फ नाम के रह जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। तो फिर इन्हें रखा क्यों गया? डॉक्टर अंबेडकर का क्या कहना था? डॉक्टर अंबेडकर ने इन आलोचनाओं का जवाब दिया था। उन्होंने माना कि हाँ, इन प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि देश की एकता, अखंडता और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, एक तरह से नेसेसरी ईविल की तरह। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि ये प्रावधान डेड लेटर्स की तरह रहेंगे और शायद ही कभी इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसा हमने देखा, 44 संशोधन ने बाद में दुरुपयोग को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय, सेफगार्ड्स जोड़े भी, जैसे कैबिनेट की लिखित सलाह, मौलिक अधिकारों का मजबूत संरक्षण और संसदीय अनुमोदन की सख्त प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान का एक बहुत शक्तिशाली, यद्यपि विवादास्पद हिस्सा है। ये असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्र की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये केंद्र को व्यापक शक्तियां देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, इनका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर शायद हमें लगातार सोचने की जरूरत है। क्या ये प्रावधान जिस रूप में आज हैं, वो आज की परिस्थितियों में भी उतने ही प्रासंगिक हैं? और क्या मौजूदा सुरक्षा उपाय, खासकर अनुच्छेद 356 के बार-बार इस्तेमाल को देखते हुए, वास्तव में सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर निरंतर विचार विमर्श और सावधानी आवश्यक है, ताकि इन शक्तियों का प्रयोग केवल वास्तविक संकट के समय और संविधान की भावना के अनुरूप ही हो।